हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे मध्यकालीन भारत की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हमने दिल्ली सल्तनत में एक वंश कंप्लीट कर लिया था, गुलाम वंश, और जो खिलजी वंश था सेकंड वंश उसको हमने शुरू कर रखा था, जिसमें कि हमने एक पार्ट उसका देख लिया है। आज हमारा इसका है सेकंड पार्ट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसमें कि हमें कोहिनूर हीरे का इतिहास इसको हम पढ़ेंगे कि कोहिनूर हीरा जो कि अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, साउथ की विजयों से उसको मिला था, दक्षिण भारत की विजयों को प्राप्त करने से उसको जो कोहिनूर हीरा मिला था उसका क्या इतिहास है, वो कहाँ से आया था। देखिए कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है। किसका? कोहिनूर हीरे का जिक्र कब आया? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया, जब तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने प्रथम बार यह हीरा सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी को उसके एक सेनापति मलिक काफूर को भेंट किया था 1310 में। कि जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण करता है तो वहाँ का राजा कौन था? प्रताप रुद्र देव। और प्रताप रुद्र देव जब हार गया अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर से, तो उसने जो है अपनी हार के बदले में ये कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था उसको, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो तभी से इसका जिक्र आता है। 1310 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव ने ये जो कोहिनूर हीरा था ये अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से यह हीरा हुमायूं को मिला। कि जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसको यह हीरा मिला था 1526 के बाद। उस समय कोहिनूर हीरे का वजन 320 रत्ती समग्र विश्व के लिए 2.5 दिन के भोजन के बराबर था। मतलब कि इसमें इतना वजन था या इतना कीमती था कि पूरा जो संसार है वो 2.5 दिन इस हीरे की को बेचकर जो है, मतलब इस हीरे की इतनी कीमत थी कि इस 2.5 दिन का भोजन पूरा संसार आराम से खा सकता था, इतनी इसकी वो थी कीमत। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। हुमायूं के बाद कोहिनूर हीरा क्रमशः मुगलों के राजमुकुट में रहा। कि जो राजमुकुट मुगल वंश में जो राजमुकुट पहनते थे, राजा अकबर, बाबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां, जो ये गद्दी पर बैठते तो उस समय ये एक मुकुट धारण करते थे। तो इस मुकुट में जो ये कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, इनका मुकुट इतना कीमती होता था। कोहिनूर हीरा मुगल शासकों के राजमुकुट की शोभा को बढ़ाता रहा। 1739 ईस्वी को मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर यह हीरा जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह लूट ले गया। कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में भारत पर, तो उसमें मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसके जो है मुकुट में ये हीरा जड़ा हुआ था इसके। तो जब ये नादिर शाह आता है और इसको ये पता चलता है कि कोहिनूर हीरा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना कीमती, जिससे कि पूरा संसार 2.5 दिन आराम से खा सकता है खाना, तो इसने इस हीरे को इससे मोहम्मद शाह से छीन लिया और अपने साथ ईरान ले गया वापस। यहाँ पर यह भी याद रखना ज़रूरी है कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो वो नादिर शाह को कहा जाता है, क्योंकि नादिर शाह एक लुटेरा था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया। उसके बाद उसका पुत्र शाह शुजा को यह हीरा प्राप्त हो गया। 1809 ईस्वी के लगभग यह कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह, अंतिम सिख शासक जो था महाराजा रणजीत सिंह, उनको भेंट कर दिया, उनको गिफ्ट कर दिया ये हीरा। 30 मार्च 1849 को गुजरात के युद्ध में अंग्रेज़ों से दलीप सिंह जो है हार गए। दलीप सिंह कौन था? ये रणजीत सिंह का बेटा था। ये जो रणजीत सिंह का बेटा था ये गुजरात के युद्ध में अंग्रेज़ों से हार गया। उसी समय दलीप सिंह से यह हीरा लेकर तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने जो है ब्रिटेन की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी उस समय, उनको गिफ्ट कर दिया इसने। डलहौजी ने, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, इसने यह हीरा जो है ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट कर दिया। तब से यह हीरा जो है वर्तमान में 3 टुकड़ों में विभाजित है। इसका प्रथम टुकड़ा कहाँ है? ब्रिटिश म्यूजियम में, मतलब इंग्लैंड का एक म्यूजियम है, वहाँ पर रखा हुआ है इस कोहिनूर हीरे का एक टुकड़ा। जबकि दूसरा व तीसरा टुकड़ा जो है ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। कि अभी भी जो ब्रिटेन में महारानी बनती हैं तो वहाँ पर उसके मुकुट में ये हीरा जो है अभी भी जड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं आप इसकी कितनी ज़्यादा कीमत है, कितना कीमती है ये कोहिनूर हीरा। तो इसका इतिहास है।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, तो वो प्रताप रुद्र देव ने दिया था। आगे देखिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत प्रदान करने के लिए सिकंदर सानी का खिताब प्राप्त किया था, कि ये उसकी उपाधि थी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। एक सिकंदर था प्राचीन भारत में जो कि बाहर से आया था और उसने भारत को जीता था, सिकंदर महान बोलते हैं, सिकंदर बोला जाता है जिसको। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक दूसरी उपाधि की कि मैं द्वितीय सिकंदर हूँ, मतलब मैं भी उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, उतना ही ज़्यादा राज्यों को जीत सकता हूँ, इसने अपने आप के बारे में कहा। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने कि स्थायी सेना गठित की और सैनिकों को नगद सैलरी दी। कि इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक थे, उन सभी शासकों के पास एक फिक्स सेना नहीं थी, बल्कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि जब भी कभी भी युद्ध हो तो जब हमें सेना की ज़रूरत पड़ेगी तब हम सैनिकों को बुला लेंगे अपने राज्य से। लेकिन जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सिस्टमेटिक ढंग से काम लिया। इसने फिक्स सैनिक जो है अपने राज्य में रखे कि इतनी मतलब 3,000-4,000 सैनिक जो थे फिक्स, जो इसके राज्य में डेली रहते थे और हमेशा हर टाइम युद्ध के लिए तैयार रहते थे। उनको बार बार ट्रेनिंग दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ये सोचता था कि जब कभी युद्ध हो तो अगर हम राज्य से ऐसे सैनिक मंगवाएंगे तो वो इतने हष्ट-पुष्ट नहीं होंगे, वो लड़ने की कला भूल जाएंगे या फिर अच्छी प्रकार से मैदान में नहीं रुक सकेंगे। जबकि जो सैनिक हम स्थायी रखेंगे, परमानेंट रखेंगे, उनको हम ट्रेनिंग देते रहेंगे, उनको हम युद्ध कला में निपुण बनाते रहेंगे, जिससे कि वो युद्ध मैदान में हमारे ज़्यादा सहायता करेंगे और ज़्यादा समय तक डटे रहेंगे। इसलिए इसने स्थायी सेना पर बल दिया और सैनिकों को इसने नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उनको भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था या फिर कुछ अनाज दे दिया जाता था या फिर कुछ और सामान दे दिया जाता था, लेकिन नगद पैसे नहीं दिए जाते थे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने नगद पैसे देने का सिस्टम चलाया था सैनिकों को। प्रथम बार घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। घोड़ों को दागने की, उनका घोड़ा गुम ना हो जाए, उन्होंने अपने एक राज्य का निशान बना लिया। प्रत्येक घोड़े पर जो है उसकी चमड़ी पर ये निशान लगा दिया जाता था, जिससे कि यह पहचान हो सके कि ये घोड़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के राज्य का है। सैनिकों के लिए इसने हुलिया प्रणाली की शुरुआत कर दी कि जो सैनिक इसकी सेना में भर्ती होते थे उनकी शक्ल को जो है चित्र के माध्यम से ये उतार लेते थे, ताकि अपने सैनिकों की पहचान कर सके युद्ध के समय। कई बार सैनिक मुकर भी जाते थे, मृत्यु दंड से डरते कि मैंने ये नहीं किया, ये आगे सैनिक ये था, उस जगह मैं नहीं गया था। लेकिन जब ये हुलिया रख लेते थे तो इनको अपने सैनिकों की पहचान होती थी। देखिए आगे कि अलाउद्दीन ने किसी भी विद्रोह की आशंका की समाप्ति के लिए शराब और मादक पदार्थों, जो कि नशे के पदार्थ थे, उन पर रोक लगा दी कि कोई भी विद्रोह ना हो। क्योंकि जब विद्रोह हो रहे थे ज़्यादा, वो नशे में लोग करते थे, या तो प्लानिंग बनाते थे या फिर शराब के कारण होते थे। तो इसलिए अब इसने अपने राज्य में जो है ये नशे वाली चीज़ें थी, ये सारे की सारे बैन करवा दी, बंद करवा दी। सामाजिक और वैवाहिक रिश्तों पर भी रोक लगा दी कि जो समाज में और वैवाहिक रिश्ते होते थे उन पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिए कहीं हद तक उच्च परिवारों के बीच में। उसने भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारित किए कि किस भूमि से कितनी फसल हो रही, कितनी उत्पादन वो फसल दे रहा है, उसके आधार पर इसने टैक्स लगाया, कर लगाया और भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। राज्य को उत्पादन या बिस्वा का आधा हिस्सा मिलता था कि बिस्वा से भूमि को नापा जाता था और उस भूमि पर जितनी फसल होती थी, आधी ज़मीन जो पूरी होती थी उसका आधा हिस्सा तो राज्य को मिलता था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के राजकोष में जाता था, और बाकी आधा हिस्सा तो जो था वो खेती करने वाला किसान अपने पास रख लेता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलाउद्दीन ने घरी तथा चरी जैसे कर भी लगाए। घरी कर मतलब कि जिस घर में आप रहते हो उस घर का भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। चरी कर कि जहाँ पर आपके जानवर जो है घास चरने के लिए जिस ज़मीन पर जाते हैं, जहाँ से वो घास चरते हैं, उसका टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। राजस्व मीन्स कि कर इकट्ठा करने के लिए मुस्तखराज नामक एक अधिकारी की नियुक्ति इसने की कि जो टैक्स इकट्ठा करने वाला था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय मुस्तखराज कहा जाता था, जो कि टैक्स वसूल करता था। अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी।
कि उसने सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी जो कि डेली यूज़ के लिए लोगों को चाहिए होती थी, उसकी इसने कीमत फिक्स, रेट फिक्स करवा दी। इससे पहले रेट फिक्स नहीं थे, लोगों को जो चीज़ चाहिए थी वो इतनी थोड़ी मात्रा में ले लेता था या फिर उस चीज़ के बदले में उसको दूसरी वस्तु दुकानदार को दे देता था। लेकिन अब इसने रेट फिक्स कर दिए और पैसे के बदले इसने वस्तुओं को बिकवाना शुरू कर दिया। किसी भी प्रकार की बेईमानी करने वाले को अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर दंड देना शुरू कर दिया कि कोई भी अगर बेईमानी करता है इसके व्यापार में या इसके राज्य में तो उसके लिए उसने कठोर दंड कर दिया था। आगे मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमणों के बारे में देखिए। फिरोज खिलजी जो कि खिलजी वंश का पहला राजा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में मंगोल नेता हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ था 1292 ईस्वी में भारत में। फिरोज ने सिंधु नदी के किनारे अब्दुल्ला को हरा दिया था। उसने फिरोज के साथ संधि कर ली और दिल्ली में मिला ली गई। चंगेज वंश का उलुग खान के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इसने, फिरोज शाह खिलजी ने, अलाउद्दीन का जो चाचा था उसने। उलुग के 4000 समर्थकों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था और नवीन मुसलमान के रूप में विख्यात हुए थे, जो कि दिल्ली के मुगलपुर में बस गए। वर्तमान में यह स्थान मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। कि जब फिरोज शाह खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उस समय मंगोल को अब्दुल्ला जो था इसको फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हरा दिया और इसके बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और जो ये था मंगोल, ये भारत में ही बस गया और इन्होंने जो है मुसलमान धर्म को ग्रहण कर लिया। तो जब ये बाहर से आए थे लड़ाकू जाति और इन्होंने मुस्लिम धर्म को ग्रहण किया तो इनको क्या बोला गया था? नवीन मुसलमान। और ये दिल्ली के एक फिक्स जगह में बस गए थे। इन्होंने अपना स्थान बसा लिया था मुगलपुर, जिसको कि मंगोलपुरी के नाम से भी जाना जाने लगा। नेक्स्ट देखिए, मलिक काफूर जो किसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसने किसकी दक्षिण भारत की विजयों में काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी। खंबात बंदरगाह के आक्रमण के दौरान ही नुसरत खान एक हिंदू हिजड़ा दास के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका नाम मलिक काफूर रखा गया। कि मलिक काफूर को इसने खरीदा था नुसरत खान ने, कितने में? 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा था, इसलिए वह 1000 दिनारे भी कहा जाता है। मलिक काफूर ने उसे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में जितने भी अभियान किए, जितनी भी विजय प्राप्त की थी, उसमें मलिक काफूर का काफ़ी योगदान था, क्योंकि हर बार मलिक काफूर ही अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनकर उन अभियानों में लड़ाई करने के लिए जाता था। मलिक काफूर की उपाधि थी ताज उल मुल्क काफूरी, जो कि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान की थी। इसको दरबार में ताज उल मुल्क काफूरी के नाम से लोग पुकारते थे, ये इसकी उपाधि थी। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान या दक्षिण विजयों का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो वो मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर ने सर्वप्रथम दक्षिण के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया था। कि इन्होंने दक्षिण भारत में जो है अपने आक्रमणों की शुरुआत कहाँ से की थी? वो देवगिरी से की थी। आगे ये अलाउद्दीन के जो है बाज़ारों के बारे में बता रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाज़ार स्थापित किए थे अलग अलग। एक तो खादान बाज़ार, जहाँ के सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। दूसरा था निर्मित वस्तु बाज़ार, जहाँ पर जो है बनी बनाई चीज़ें मिलती थी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिल गए, किसी और चीज़ धातु के बर्तन मिलने स्टार्ट हो गए। तीसरा था सामान्य व दैनिक वस्तु बाज़ार की, जो कि डेली यूज़ की चीज़ें होती थी, उनके बाज़ार था। एक पशु व गुलाम का, जहाँ पर पशुओं और गुलामों को बेचा व खरीदा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन देहलवी जैसे कवि रहते थे, जो कि इसके बारे में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसकी प्रशंसा में जो है पुस्तकें लिखी या फिर लिखते रहते थे। इसके बारे में कवि थे, इसके दरबार में कविताएं सुनाते थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया व वीणा को संशोधित किया। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सितार का आविष्कार किसने किया है, तो वो अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट आपका है कि 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया। कब हुआ इसका निधन? 4 जनवरी
1316 ईस्वी को। इसे दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफनाया गया। कि दिल्ली जो है, दिल्ली में जामा मस्जिद है, वहाँ जामा मस्जिद के बाहर इसका मकबरा है, जहाँ की इसकी कब्र है, जहाँ इसको दफनाया गया है। अगला आपका शासक बनेगा अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर, 1316 ईस्वी। एक ही साल के लिए रहता कि अलाउद्दीन की मृत्यु के तुरंत बाद दक्षिण के विजेता और अलाउद्दीन के विश्वास पात्र मलिक काफूर की सहायता से अल्पवयस्क शिहाबुद्दीन उमर जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कि जो ये शिहाबुद्दीन उमर है, इसकी गद्दी पर बैठने में किसने सबसे ज़्यादा सहायता की? तो मलिक काफूर ने। उसका राज्यारोहण एक षड्यंत्र का परिणाम था, जिसका नेतृत्व उसमें मलिक काफूर ने किया। 1314 ईस्वी में वृद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी का समाचार पत्र वह देवगिरी से दिल्ली चला गया। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन ने खिजर खान को राजगद्दी से वंचित कर दिया था एवं शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर डाला। तत्पश्चात उसने वृद्ध सुल्तान को भी जहर देकर मार डाला। उसकी मृत्यु के बाद जनवरी 1316 में नया सुल्तान बना तथा मलिक काफूर उसका संरक्षक बना। बोला जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी जब वृद्ध हो गया तो इसके सेनापति मलिक काफूर ने ही इसको जहर देकर मार दिया था और शिहाबुद्दीन उमर को, जो कि छोटा ही था, उसको गद्दी पर बैठाने की प्लानिंग बना ली और इसको गद्दी पर बैठा दी और सारा प्रशासन जो है मलिक काफूर खुद संभालने लगा। कि जो ये बच्चा है, ये जानता नहीं इतना प्रशासन चलाने के बारे में, तो शासन पर नाम तो इसका चलेगा शिहाबुद्दीन उमर का और सारे प्रशासन जो है मलिक काफूर उसका संरक्षक बनकर संभाल लेगा। इसकी ये प्लानिंग थी मलिक काफूर की। खिजर खान व शादी खां को जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, उनकी आंखें ग्वालियर के किले में निकालकर उन्हें अंधा बना दिया गया। खिजर खान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, जिसको कि इसने गिरफ्तार कर लिया मलिक काफूर ने और उनकी आंखें निकलवाकर ग्वालियर के किले में उन्हें छोड़ दिया था अंधा बनाकर। और अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र मुबारक खान को भी इसने मलिक काफूर ने गिरफ्तार करवा लिया था। अपने सैनिक को मुबारक खान की आंखें फोड़ने के लिए भेजा, परंतु उसने इन सैनिकों को अपने पक्ष में मिलाकर मलिक काफूर की हत्या कर दी। किसने? मुबारक खान ने। कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा था, इसकी आंखें फोड़ने के लिए मलिक काफूर ने कुछ लोगों को भेजा, लेकिन जो ये मुबारक शाह है वो इन लोगों को अपने पक्ष में मिला लेता और इनको कहता है कि जब मैं इसके बाद मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें खूब सारा धन दूंगा। तो जब इन सैनिकों को इसने लालच दे दिया और मुबारक शाह के साथ मिलकर इन सैनिकों ने मलिक काफूर की हत्या की प्लानिंग बना ली और इसकी हत्या कर दी गई। ये सारी घटनाएं जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 1 महीने के भीतर ही घटित हो गई। मलिक काफूर की हत्या के बाद अलाउद्दीन के विश्वास पात्रों ने मुबारक खान को अल्पवयस्क सुल्तान का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब आगे बैठेगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो है अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा। ये गद्दी पर बैठता है 4 साल तक, जो कि लास्ट शासक था इस खिलजी वंश का। कि मुबारक खान लगभग 2 महीनों तक उमर का संरक्षक बना रहा। इस अवधि में उसने खिलजी अमीरों का विश्वास प्राप्त किया तथा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अब वह स्वयं सुल्तान बनने की योजना बनाने लगा। कि जो इससे पिछला शासक था उसका संरक्षक बनकर ये गद्दी पर आया था शुरू में तो राजा के पास, लेकिन 2 महीनों में इसके मन में लालच आ गया कि इसको हटाकर मैं गद्दी पर बैठ जाऊं। उसने अपने प्रभाव का उपयोग कर उमर को गद्दी से उतारकर गिरफ्तार करवा दिया और उसे ग्वालियर भेज दिया, जहां बाद में उसे अंधा करवा दिया गया। 1316 ईस्वी में स्वयं मुबारक खान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सल्तनत का मालिक बन बैठा। इसका नाम तो मुबारक खान था, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन ये हिंदू था। इसका वास्तविक नाम जो है मुबारक हसन था। सुल्तान ने इससे प्रभावित होकर उसे खुसरो खान की उपाधि प्रदान की थी। खुसरो ने सुल्तान को अपने पूरे प्रभाव क्षेत्र में ले लिया और राज्य की वास्तविक सत्ता इसी में केंद्रित हो गई। जो ये मुबारक शाह था ये एक विलासी प्रवृत्ति का युवा शासक था। मतलब किसका प्रशासन को सुधारने में इतना ध्यान नहीं था। ये सारा दिन राज दरबार में मस्त मौज में रहता था, खाता पीता रहता था और बैठा रहता था और सेवादारों से सेवा करवाता था।
बर्नी इतिहासकार के अनुसार वह कभी कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये ऐसी झूठी घटनाएं दे रखी हैं, इतना सच्चाई नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट है कि मुबारक शाह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखता था, कि जो सूफी संत है एक, उसके बीच में भी ये द्वेष रखता था, इससे इसकी बनती नहीं थी। नेक्स्ट आपका शासक है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये अप्रैल में बनता है शासक 1320 में और सितंबर तक रहता है। कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। अलाउद्दीन की 4 पुत्रों की हत्या पहले ही की जा चुकी थी, शेष बचे पुत्रों की भी हत्या कर दी गई। सभी महत्वपूर्ण दरबारियों पर दबाव डालकर उनके समर्थन से खुसरो जो है वो सुल्तान बन बैठा। इसका नाम खुतबा में पढ़ा गया। खुतबा में पढ़ा गया और अपने नाम के इसने सिक्के भी डलवाए। देखो, अप्रैल में शासक बना और सितंबर में गद्दी से उतर गया। इसमें इसने सिक्के भी ढलवा दिए और कई काम भी कर दिए। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी ग्रहण कर ली। ये जो मोहम्मद पैगंबर है, भगवान है, उसका सेनापति बनाकर मुझे भेजा गया है। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु व इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया। कि जो ये गद्दी पर बैठा, तो इसके जो शत्रु थे उन्होंने कहा कि ये जो राजा गद्दी पर बैठा हुआ है ये इस्लाम का शत्रु है और इसके रहते जो है हमारा इस्लाम धर्म खतरे में पड़ गया है। 8 सितंबर 1320 को वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा था। तो ये आपका गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, जो कि नेक्स्ट वंश की स्थापना करेगा। इसको नासिरुद्दीन खुसरो खान को मारकर तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो गद्दी पर बैठेगा और ये एक नया वंश चलाएगा जिसका नाम है तुगलक वंश, जो कि हमारा दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश हो गया। अब इससे पहले हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया, खिलजी वंश को पढ़ लिया, अब तीसरा आएगा हमारा तुगलक वंश। खिलजी वंश में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी एक सेनापति था मलिक काफूर, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अलाउद्दीन ने काफ़ी अच्छे काम किए थे। इस किस्म में मंगोलों का भी आक्रमण होता है, नवीन मुसलमानों का भी विद्रोह होता है। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अच्छे से चलाया, सैनिकों का हुलिया रखना इसने शुरू किया, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना थी उसकी स्थायी सेना की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। तो इससे पूछा जाता है इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली से क्वेश्चन। इसने टैक्स जो है वो भी ज़मीन को नाप के आधार पर लगाया था और भूमि की पैमाइश की एक नई इकाई चलाई थी जिसको कि बिस्वा बोला जाता था। और इसने घरी कर लगाया, आवाज़ मतलब कि घरों पर भी कर लगाया। इसने चराई कर, दुधारू पशुओं पर कर लगाया था जिसको कि चराई कर बोला जाता था। इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। इसकी सेना भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो आप अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने कई नई चीज़ें की थी जो इससे पहले जो सुल्तान आए थे दिल्ली में उन्होंने नहीं चलाई थी। तो इसके बारे में पूछा जाता है। एक तो इसकी सेना से पूछा जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली से क्वेश्चन आते हैं और इसकी सैनिकों में स्थायी सेना हो गया। इसने भूमि की भी थोड़ी बहुत सुधार करे और ख़ासकर इसके इम्पोर्टेंट है दक्षिण के अभियान जो किसने मलिक काफूर के साथ मिलकर किए थे। और एक रानी पद्मावती वाला चित्तौड़ में आक्रमण किया था जिसको कि उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद उसका नाम रख दिया था। तो आई होप आपको खिलजी वंश क्लियर हो गया होगा। आप एक बार में अगर क्लियर नहीं होते तो आप वीडियो को 2 बार देख लेना। जब वीडियो रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।